नमस्कार मित्रों, आज हम लोग फिर से गांधी जी की चर्चा को आरंभ करेंगे। कल लास्ट डे हम लोगों ने जो चर्चा की थी गांधी जी के बारे में, वो चर्चा की थी हम लोगों ने मुख्य रूप से गांधी जी के जन्म, उनके विवाह, उनकी शिक्षा व दक्षिण अफ्रीका में उनके समस्त आंदोलनों व जो भी केंद्र स्थापित किए गए थे उनकी केंद्र स्थापना, जैसे फिनिक्स आश्रम, नटाल इंडियन कांग्रेस, टॉलस्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने स्थापित किए थे, उनकी हम लोगों ने चर्चा की थी। और फिर जैसा कि मैंने कल बताया था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का आगमन भारत में होता है। अब गांधी जी जब भारत आते हैं तो यहां पर जैसा कि हम जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु नियुक्त करते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर ही गांधी जी 1 वर्ष तक शांत रहकर भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य का अवलोकन करते हैं और यहाँ के सामाजिक ताने बाने का भी वो अवलोकन करते हैं। तदुपरांत इनकी मुलाकात 1916 में, जैसा कि हम जानते हैं कांग्रेस के निरंतर अधिवेशन चल रहे थे, और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन, यहां पर इनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होती है। और राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण आमंत्रित करते हैं। चंपारण बिहार का एक क्षेत्र था, तो चंपारण में आमंत्रित करते हैं। और चंपारण आमंत्रित करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है कि वहां पर एक तिनकठिया पद्धति चल रही होती है। तिनकठिया पद्धति के तहत यह प्रावधान था कि यहां पर नील की खेती करवाई जाती थी। यूरोपीय नील ले रहे थे या यूरोपीय नील उत्पादक थे, ये नील की खेती करवाते थे। इसमें से मैंने कल आपको बताया भी था कि 20 कट्ठा भूमि में प्रत्येक किसान से आशा की जाती थी कि 3 कट्ठा भूमि वो नील की खेती के लिए अलग कर दे। तो गांधी जी यहां पहुंचते हैं और कुछ कांग्रेसी नेता भी गांधी का इस आंदोलन में साथ देते। अंततः गांधी जी का जो अपना प्रथम भारत में एक जो क्षेत्रीय स्तर पर आंदोलन था, जिसे हम चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं, वो सफल रहता है। अब आज हम इसके आगे की चर्चा करेंगे कि चंपारण जो आंदोलन था वो सफल रहा, इसके बाद गांधी जी आगे क्या करते हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद में हम लोग जैसा कि जानते हैं चंपारण के बाद में 1918 में गांधी जी अहमदाबाद मिल आंदोलन में भागीदारी करते हैं। इस अहमदाबाद जो मिल आंदोलन होता है, इसमें जो मुख्य विवाद होता है वो मिल मालिक व मिल मजदूरों के बीच में होता है। और इस विवाद का कारण होता है वेतन व फ्लैग बोनस। इसमें मिल मजदूर अपना जहां एक और वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर फ्लैग बोनस में वृद्धि की बात कर रहे होते हैं। फाइनली गांधी जी यहां पहुंचते हैं और गांधी जी मिल मजदूरों का साथ देते हैं। गांधी जी यहां अपनी आमरण अनशन पद्धति का प्रयोग करते हैं। अंततः जो मिल मालिक होते हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और मिल मजदूरों के फ्लैग बोनस को बढ़ाकर 35% की उसमें वृद्धि कर देते हैं, जिससे गांधी जी का यह आंदोलन भी सफल रहता है। जैसा कि इससे पहले मैं चर्चा कर चुका हूं कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ में कई अन्य कांग्रेसी नेता थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, कृष्ण सिंह, नरिहर पारेख। तो इन नेताओं ने गांधी जी का साथ दिया था। उसी तरह अब बात आती है कि अहमदाबाद मिल आंदोलन में भी गांधी जी के साथ कुछ नेता थे। तो गांधी जी के साथ एक महिला थी जिनका नेम था अनसुईया बेन पटेल। ये जो अहमदाबाद आंदोलन था, इसमें एक्चुअली गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के एक मित्र थे जिनका नाम था अंबालाल साराभाई। इनकी बहन थी अनसुईया बेन पटेल। अनसुईया बेन पटेल। तो ये अनसुईया बेन पटेल ने इस अहमदाबाद मिल आंदोलन में गांधी जी का साथ देती हैं। अंततः गांधी जी का भारत में आयोजित किया जाने वाला या संचालित किया जाने वाला ये दूसरा आंदोलन भी सफल रहता है।
अब बात आती है गांधी जी के क्षेत्रीय स्तर पर संपादित किए जाने वाले तीसरे आंदोलन की। अगर हम तीसरे आंदोलन की चर्चा करते हैं तो ये तीसरा आंदोलन भी गांधी जी का 1918 में ही होता है और इसे हम खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो खेड़ा एक जिला था ये, और ये जिला गुजरात में है, गुजरात में। इस खेड़ा आंदोलन का मुख्य कारण यह था कि यहां पर फसल नष्ट हो गई थी लेकिन भू राजस्व की राशि में कमी नहीं की गई थी। अंततः गांधी जी इस आंदोलन का समर्थन देते हैं और इस आंदोलन के समर्थन करने के लिए गांधी जी विट्ठल भाई पटेल के साथ ये खेड़ा पहुंचते हैं और यहां पर आंदोलन का संचालन करते हैं। अंततः क्षेत्रीय स्तर पर संपादित होने वाला गांधी जी का ये जो तीसरा आंदोलन होता है खेड़ा आंदोलन, यह भी अंततः सफल होता है और इसमें भू राजस्व की राशि में कमी की जाती है। अब जैसा कि पहले भूतपूर्व दो आंदोलनों की मैं बात कर चुका हूं जो क्षेत्रीय स्तर पर संपादित हुए थे, पहला चंपारण आंदोलन और दूसरा अहमदाबाद मिल आंदोलन। उसमें कतिपय लोगों ने गांधी जी का साथ दिया था, जैसा कि मैं चंपारण आंदोलन में बता भी चुका हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, नरिहर पारेख, अनुग्रह नारायण सिंह, कृष्ण सिंह, इन लोगों ने साथ दिया था। उसी तरह अहमदाबाद मिल आंदोलन में उनके साथ थी अनसुईयाबेन पटेल, जो कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के दोस्त अंबालाल साराभाई की बहन थी। अब बात आती है कि खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के साथ भी कुछ नेता थे, तो जी हां, कुछ कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने इस खेड़ा आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। इसमें जो पहले नेता थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, दूसरे थे शंकरलाल बैंकर और तीसरे थे इंदुलाल याग्निक। इन तीन नेताओं ने साथ दिया था। इस तरह से ये तीन जो क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं इसमें गांधी जी कहीं ना कहीं ये दिखा देते हैं कि आम भारतीय या आम भारतीय जनता के लिए वो कुछ ठोस करने की स्थिति में है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गांधीवादी नेतृत्व पर आम भारतीयों का बढ़ता हुआ एक विश्वास यहां पर दिखाई देता है। लेकिन इन क्षेत्रीय आंदोलनों से गांधी जी की एक अखिल भारतीय पहचान नहीं बन पाती है। ऐसा नहीं कि वो पहचान के मोहताज होते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया था ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध, क्योंकि वहां पर जो भारतीय थे, मैंने पिछले लास्ट डे के बैच में मैंने आपको बताया भी था कि वहां पर जो भारतीय थे उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वो कई बार जेल जाते हैं। वहां पर जो नस्लवादी भेदभाव या जो ऊंच नीच का भेदभाव चल रहा होता उसके विरुद्ध विरोध करते हुए कई बार जेल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन अंतरराष्ट्रीय पहचान के लिए अपने मोहताज थे, लेकिन भारत में एक जो अखिल भारतीय नेता के रूप में उनकी जो स्वीकार्यता थी वो अभी तक नहीं हो पाई थी। और हम जानते हैं कि इससे पहले गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किए गए कई तकनीकियों का प्रयोग भी इन आंदोलनों में करके दिखाया था कि ये नई तकनीकियां हैं जिसके माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत को लोहा दिया जा सकता है, जिसमें था आपका सत्य, अहिंसा, आमरण अनशन जैसी पद्धतियों का प्रयोग गांधी जी करते थे। सत्य की परिभाषा भी उनकी अलग थी, अहिंसा के सिद्धांत भी उनके अलग थे। हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग इन तीन क्षेत्रीय आंदोलनों पर चर्चा करने के बाद आते हैं कि गांधी जी का अखिल भारतीय नेता के रूप में पहचान कब हुई, और हम लोग उस पर चर्चा करते हुए बात करेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं गांधी जी जब 1915 में भारत आए थे उस समय था प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1919 तक चला था। इस प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने ब्रिटिश का सहयोग किया था, इस उम्मीद से कि ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है, ब्रिटेन फ्रेंड्स कंट्रीज से जुड़ा हुआ एक देश था, मित्र राष्ट्र ग्रुप में था, और यह फांसीवादी, नाजीवादी या तानाशाही शक्तियों के विरुद्ध संघर्षरत था। इसमें क्या होता, तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश का साथ देते हैं और आम भारतीयों को सेना में भर्ती होने की वो अपील करते हैं, और इसीलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगता है और उन्हें कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया जाता है। यह सहयोग का मुख्य कारण यह था गांधी जी का, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आज अगर हम ब्रिटिश का सहयोग करेंगे तो कल
ब्रिटिश भारतीयों के हित में सोचेंगे और भारतीयों को स्वशासन या स्वराज जैसे मुद्दों पर कुछ लचीला रुख ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा अपनाया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, इसके जो गांधी जी ने सोचकर सहयोग किया था उसके अपोजिट कंडीशन जनरेट होती है। और होता यह है कि 1919 में ब्रिटिश हुकूमत एक कानून लेकर आती है जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसे गांधी जी काला कानून कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि इसमें किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ना तो कोई अपील करने का अधिकार था, ना कोई दलील देने का अधिकार था और ना ही कोई वकील रख सकता था। क्योंकि इस एक्ट का नारा ही था, स्लोगन ही था, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, व कोई वकील नहीं। कोई वकील नहीं, यह नारा था। गांधी जी इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अखिल भारतीय सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय लेते हैं और यही एक ऐसा आंदोलन होता है जिससे गांधी जी की अखिल भारतीय पहचान बन जाती है। अब बात आती है कि कई बार यूपीपीसीएस में इसकी डेट को लेकर चर्चा की गई है। जैसे ये कहा गया है, एक बार ये प्रश्न आया था, क्या, जैसा कि हम जानते हैं कि जो रॉलेट एक्ट आंदोलन था, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह गांधी जी ने प्रारंभ किया था, अखिल भारतीय सत्याग्रह, तो वो 6 अप्रैल 1919 से प्रारंभ हुआ था। लेकिन यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि इससे पहली तिथि कौन सी निर्धारित की गई थी, तो हम लोग अब उस पर चर्चा करते हैं। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो अखिल भारतीय आंदोलन के लिए, अखिल भारतीय सत्याग्रह के लिए जो पहली तिथि निर्धारित की गई थी वो 30 मार्च 1919 यानी 30 मार्च 1919 निर्धारित की गई थी, परंतु इसे कुछ कारणों से आगे बढ़ाकर कर दिया जाता है 6 अप्रैल 1919 और यहां से एक अखिल भारतीय सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रारंभ होता है। यह आंदोलन रन कर रहा होता है, लेकिन इसी समय एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है जिसे हम जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानते हैं, जलियांवाला बाग मैशकर। अब जाहिर सी बात है कि गांधी जी के जितने भी आंदोलन चले उस पर, उन सभी आंदोलनों ने उन्होंने अहिंसा पर बहुत बल दिया था। वो अपनी किसी भी आंदोलन को अहिंसात्मक होने से बचाना चाहते थे। और इसी समय होता है जब 6 अप्रैल को ये जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ होता है, इसी दौरान 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाला बाग कांड हो जाता है। जलियांवाला बाग कांड। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जलियांवाला बाग कांड पर। ठीक है, ये जो घटना होती है जलियांवाला बाग कांड की, ये आखिर घटना थी क्या? इसमें होता यह है कि पंजाब के अमृतसर में एक स्थान होता है जलियांवाला, जलियांवाला बाग। यहां पर कुछ लोगों की भीड़ एकत्र होती है और उस भीड़ एकत्र होने का कारण यह होता है, कुछ कांग्रेसी नेता होते हैं जैसे डॉक्टर सत्यपाल। दो नेताओं की बात आती है कि भीड़ एकत्र क्यों हुई थी, तो दो नेता थे, एक डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन कीचलू। सैफुद्दीन कीचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। तो इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में यह सभा आयोजित की जाती है। हालांकि इस सभा आयोजित किसने की थी, किसने सभा बुलाई थी, यह थोड़ा सा इतिहासकारों के बीच एक विवाद का प्रश्न रहा है। लेकिन एक सामान्य नाम आता है, उस व्यक्ति का नाम होता है हंसराज। ऐसा माना जाता है इस हंसराज नामक व्यक्ति ने इस सभा को बुलाया था। खैर, यहां पर जो भीड़ एकत्र होती है, तो उस भीड़ जो यहां जलियांवाला बाग होता है, यहां पर एक चारों ओर से बाउंड्री और एक ओर से निकास स्थान होता है। यहीं पर एक ब्रिटिश अधिकारी, जिसके बारे में सभी प्रचलित नाम है उसका, जिसको हम जानते हैं माइकल ओडायर, ये यहां पहुंचता है
और कुछ ही मिनट में इस जगह को खाली करने का निर्देश देता है और खाली न करने पर वो ताबड़तोड़ गोलियां चलवा देता है। अब जाहिर सी बात है, इसमें बहुत से हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग घायल होते हैं। और जब इस कांड की जांच होती है तो इसके लिए दो अलग अलग कमेटियां नियुक्त की जाती हैं। जैसे उस समय ब्रिटिश हुकूमत इस जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए एक कमेटी गठित करती है जिसका नाम होता है हंटर कमेटी। हंटर कमेटी जो गठित की जाती है, हंटर कमेटी, इसमें 8 सदस्य होते हैं। इसमें 8 सदस्य होते हैं जिसमें से 3 भारतीय होते हैं। 3 सदस्य भारतीय होते हैं जिसमें एक साहिबजादा सुल्तान और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनका नाम होता है चिमनलाल सीतड़वाड़ और जगत नारायण। 3 व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। एक होते हैं साहिबजादा सुल्तान, दूसरे व्यक्ति होते हैं चिमनलाल सीतलवाड़ और तीसरे व्यक्ति होते हैं जगत नारायण। ये 3 व्यक्ति इस हंटर कमेटी के सदस्य होते हैं। ये जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट में ये बताती है कि इस जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था इसमें 379 लोग मारे गए, व 1200 लोग घायल हुए हैं। ये अपनी रिपोर्ट ऐसा बताती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा भी इस जलियांवाले बाग कांड की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाती है जिसे हम तहकीकात कमेटी कहते हैं। ब्रिटिश ने जो हंटर कमेटी गठित की थी, इसके जो चीफ थे, चेयरमैन थे इस कमेटी के, वो हंटर थे। और यहां जो कांग्रेस जो कमेटी, तहकीकात कमेटी गठित करती है जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए, उसके चीफ होते हैं मदन मोहन मालवीय। इसमें अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। इन्होंने बताया था 379 लोग मारे गए, 1200 लोग घायल हुए, जबकि यह कमेटी कहती है कि 1000 लोग मारे गए, 1000 लोग से अधिक लोग मारे गए और लगभग 3000 लोग घायल हुए। अब बात आती है कि ये सारा ब्यौरा जो जलियांवाला बाग कांड का हो जाता है, इसमें और किसको किसको क्या क्या बोला गया है। जैसे जनरल डायर को कई उपाधियां दी जाती हैं या अन्य लोगों को कई उपाधियां दी जाती है। जैसे जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर या ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक बोला जाता है, उसे मान की तलवार दी जाती है। इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। और फाइनली ये जो माइकल ओ डायर होता है, इसको ऊधम सिंह कैसे जाकर लंदन में मारते हैं, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम पीछे आते हैं। हमारी बात चल रही थी रॉलेट एक्ट आंदोलन पर। जब 13 अप्रैल को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हो जाता है, तो 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी इस रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को स्थगित कर देते हैं। तो आज थोड़ा समय का भी अभाव है, तो हम लोग वीडियो यहीं तक रखेंगे। कल जलियांवाला बाग कांड के बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की समाप्ति यहां मैंने कर दी है। कल हम लोग प्रारंभ करेंगे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इन सभी पे भी चर्चा होगी। मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि 3 to 4 सेगमेंट में ये तैयार होगा, हो सकता है 5 सेगमेंट भी हो जाए। लेकिन गांधी से संबंधित, प्रीलिम्स से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। उनके दर्शन पे भी हम बात करेंगे, उनकी व्यक्तित्व की शैली पर भी बात करेंगे, उनकी स्ट्रेटजी पे भी हम लोग बात करेंगे। गांधी जी के बारे में लगभग सारा कुछ हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।